बायोलॉजी क्लास 11th और चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। इसके पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हमारी सेल्स में वो है प्रोटीन। प्रोटीन इट इज़ एक्चुअली अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स और दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। तो जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ते चले जाएंगे जो अमीनो एसिड में अक्सर बनता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो वही पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में प्रोटीन से जाना जाने लगा। ये हुआ बर्जीलियस की वजह से। जॉन्स जे बर्जीलियस was the first person to coin the term protein in 1838। इसका मतलब है of the first order। प्रोटीन जो वर्ड था बर्जीलियस ने जो खोजा था इसका मतलब था ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब प्रोटीन बनता अमीनो एसिड से है तो अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी पहले करेंगे फिर हम प्रोटीन को समझेंगे अच्छे से। एक्चुअल में अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स are classified broadly into three different classified structures. First, aliphatic type of amino acid, second aromatic type of amino acid and then heterocyclic type of amino acid। आपको पता चल गया होगा कि ये उनके स्ट्रक्चर यानी बनावट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। फर्दर ये जो एलिफैटिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड है ये न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी साथ में लिखे हैं। वैसे तो मैं एक एक करके सबके स्ट्रक्चर बताऊंगा। एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन स्ट्रक्चर। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल ग्लाइसिन, एलेनिन एटसेट्रा, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बेसिक ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, देन एरोमेटिक टायरोसिन और भी एग्जाम्पल्स हैं। हेटेरोसाइक्लिक में ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन एटसेट्रा। अब हम अमीनो एसिड का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर समझते हैं कि अमीनो एसिड जो क्लासिफाई हुआ है इनके नेम बेसिक, न्यूट्रल या ऐसे क्यों पड़े हैं। ओके, तो बात करते हैं अमीनो एसिड के सिंपल स्ट्रक्चर की। तो एक अमीनो एसिड जो कि कार्बन, ये देखिए सेंट्रल कार्बन से एक तरफ COOH ग्रुप से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप से जुड़ा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन और एलिफैटिक आपको रिंग दिख रही होगी, दैट इज R। ये रिंग हो भी सकती है और नहीं भी, सॉरी, ये रिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इज इट ओके? तो अब ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें एक एसिड और एक बेस प्रेजेंट है इसको हम न्यूट्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रल स्ट्रक्चर। यानी ये बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है एसिड और बेस से। दिस इज योर एसिड स्ट्रक्चर एंड दिस इज बेस। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो जितनी भी आपने न्यूट्रल एलिफैटिक अमीनो एसिड देखे, मतलब जो एग्जाम्पल आपने सुना या इसके पीछे आपने समझा, वो उनकी बनावट में कुछ ऐसा ही होता है कि एक एसिड और एक अमीन बेस होता है। इसके अलावा H और R केवल ये चेंज होते रहते हैं। यानी R ग्रुप जो एलिफैटिक ग्रुप है, साइड चेन वाला ग्रुप है, केवल वो चेंज होता रहता है। तो मैं बारी बारी सारे स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आप उसे ऑब्जर्व कर लीजिए। सो दीज आर व्हाट न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं एलिफैटिक, सबकी चेन है, सब ओपन स्ट्रक्चर, कोई रिंग फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये है ग्लाइसिन, इट इज द सिंपलेस्ट वन। आपसे पूछे कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है तो वो है ग्लाइसिन। ये सारे स्ट्रक्चर और इसमें बनने वाली सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं नीट के, डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो नॉर्मली जो 11th में स्टूडेंट आते हैं नॉर्मली इतनी स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन जब नीट में जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो उनको पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए आप शुरू से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपको कम से कम टाइम में अच्छी सक्सेस मिल पाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो सोचता होगा कि मुझे सक्सेस ना मिले। सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो
प्रॉपर स्टडी कीजिए। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एलिफैटिक चेन है यानी आर, उसमें कोई कार्बन नहीं है, उसकी जगह हाइड्रोजन है। ठीक, इसी तरह से ये आर प्लेस्ड होता रहता है अलग अलग स्ट्रक्चर से। जैसे सेकंड वाले में एक मेथिल ग्रुप जुड़ गया और ये हो गया एलेनिन, तो ग्लाइसिन के बाद ये बना एलेनिन। फिर एलेनिन और मॉडिफाई होता है, ये देखिए ये पूरी की पूरी अलग से चेन जुड़ गई, है ना। सो द सिंपल स्ट्रक्चर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू वैलिन। इज इट क्लियर? नाउ अगेन हियर दिस आर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, देख रहे हैं, और ये हो गया ल्यूसीन का स्ट्रक्चर। देन आइसोल्यूसीन आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, बस अरेंजमेंट में चेंज हुआ और ये आइसोल्यूसीन, यही ल्यूसीन कन्वर्ट हो गया आइसोल्यूसीन में। देन यहाँ पे दूसरा ग्रुप जुड़ा और ये हो गया सेरीन। देन अगेन एक और स्ट्रक्चरल, ये देखिए CH2OH था, अब ये CH3CHOH जुड़ गया, ये हो गया थ्रियोनीन। व्हाट इज दिस? थ्रियोनीन। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है कि R की जगह प्लेसमेंट हो रही है, यानी सिंपलेस्ट वन ग्लाइसिन था और उसके बाद ये चेंज होते चले गए, कॉम्प्लेक्स होते चले गए। दूसरी जो स्पेसिफिकली कॉमन चीज है वो ये है कि इसमें एक NH2 ग्रुप है और एक COOH, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक एसिडिक ग्रुप है। तो बेसिक और एसिडिक ग्रुप मिल करके, एक बेसिक और एक एसिडिक ग्रुप मिल करके ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर को बनाते हैं और ये सभी में कॉमन। यू कैन ऑब्जर्व हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, है ना, ये सभी में कॉमन स्ट्रक्चर है, सभी में ये ग्रुप्स कॉमन है, इसलिए ये बेसिक एलिफैटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नाउ दीज आर एसिडिक एलिफैटिक स्ट्रक्चर्स। क्यों एसिडिक है? क्योंकि एक अमीन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ तो बैलेंस हो गया, बेसिक हो गया, लेकिन साइड चेन में एक और एसिड है, सो एक्स्ट्रा एसिड, ये हो गया एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप। एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप की वजह से इस पूरी चेन का जो नेचर है, इस पूरे मॉलिक्यूल का जो नेचर है वो एसिडिक हो गया। तो इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप है। ठीक, इसके बाद आपने देखा न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रल एलिफैटिक अमीनो एसिड्स, देन एसिडिक एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। अब आप बेसिक एलिफैटिक अमीनो एसिड्स देखिए कि उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सभी के स्ट्रक्चर्स मैंने नहीं बनाए हैं, 2 के बनाए हैं, ऑब्जर्व करिए अच्छे से। ये है लाइसिन का स्ट्रक्चर पहला वाला, यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप यहाँ पे है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी ये तो बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब एलिफैटिक चेन में एक और एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है, यानी ये बेसिक नेचर का हो गया। ये अमीनो एसिड कैसा हो गया? बेसिक। तो लाइसिन इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आर्जिनिन, यहाँ भी NH2 ग्रुप है, ये NH2 है, ये COH है, तो ये बैलेंस हो गए। इसके अलावा ये NH है, ये भी NH है और ये भी NH है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ग्रुप हो गया, यानी बेसिक आर्जिनिन भी है और लाइसिन भी है। इसके अलावा हिस्टामिन भी होते हैं, हाइड्रोक्सीलाइसिन भी बेसिक ग्रुप्स में माने जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी रिंग वाले स्ट्रक्चर्स पे। सो ये है सल्फर कंटेनिंग एलिफैटिक अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग आप देख रहे हैं, ये सल्फर ग्रुप है, ये हो गया सल्फर। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स जहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में हो और चाहे वो और भी जगह जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की वहाँ पे प्रेजेंट हो, वहाँ पे सिस्टीन ही होते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को बनाते हैं। ये सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देता है। ठीक, नेक्स्ट ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है। तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हो गए।
और ये पहला वाला एमिनो एसिड ये है फेनिल एलेनिन। दिस इज व्हाट फेनिल एलेनिन। आप देख रहे हैं एलेनिन जैसे स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ गया है, यानी फिनाइल लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ गया, तो फेनाइल एलेनिन। ठीक, नेक्स्ट इज द टायरोसिन। इधर OH ग्रुप जुड़ गया, नाउ इट इज टायरोसिन। तो ये हो गए एरोमेटिक स्ट्रक्चर। नीचे मैंने कुछ हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, यानी अलग अलग पैटर्न पे। जैसे ये एक एरोमेटिक रिंग के साथ ये एक और एक्सटेंडेड रिंग जुड़ गया, ये हेटेरोसाइक्लिक पोजीशन हो गई। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रिप्टोफैन। दूसरा है प्रोलीन। प्रोलीन में ही OH ग्रुप जोड़ दिया तो ये हो गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड नॉर्मली बहुत टाइप के खोजे जा चुके हैं, वो 400 से ज़्यादा के आसपास, लेकिन 20 एमिनो एसिड्स, 20 एमिनो एसिड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारी बॉडी की अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो केवल 20 हैं, दिस आर ओनली 20। और इस 20 में से 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में कभी नहीं बनते, हमें फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू उसे लेना ही है, इसलिए वो एसेंशियल हैं। नॉन एसेंशियल हम फूड या डाइट में उसको लें या ना लें, एक ठीक ठाक अमाउंट में बॉडी में खुद ही प्रेजेंट रहता है और सिंथेसाइज होता रहता है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का यही डिफरेंस है। सो दीज आर एज फॉलोज। एसेंशियल वन वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। whereas non-essential one alanine, aspartic acid, cysteine, glycine, glutamic acid, histamine etc. वो 10 उधर हो गए और ये 10 इधर हो गए, कुल मिला के 20 हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये तो हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स की कहानी। अब हम शुरू करते हैं प्रोटीन की कहानी। ओके, तो प्रोटीन जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक कॉम्प्लेक्स चेन है एमिनो एसिड्स का, यानी पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं, कैसी बॉन्ड से जुड़ते हैं? जैसे कि अपने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स देखे थे, यहाँ कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कैसे बनता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं। ये एक एमिनो एसिड है, ये एक दूसरा एमिनो एसिड है। दिस इज एमिनो एसिड 1, दिस इज एमिनो एसिड 2, अगर ऐसे कंसीडर कर लें तो। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है COOH, एंड दिस इज COH एंड अमीनो ग्रुप ऑफ दिस अमीनो एसिड। नाउ व्हाट हैपेंस दैट इंटरेक्शन बिटवीन द OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस। इसकी वजह से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिमूवल ऑफ H2O, that is water molecule. And what happens then? Then I can draw this here simply. Then what happens कि ये जो CO, अब ये वाला बॉन्ड आपस में जुड़ जाता है like this, and this is now R-, ये हो गया COH। तो यहाँ पे जो नया बना हुआ बॉन्ड आप देख रहे हैं, दिस इज, यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। नाउ दिस इज व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज अमाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसी को कई बार अमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ये हो गया प्रोटीन का सिंपल स्ट्रक्चर। और प्रोटीन को अगर हम डिवाइड करें तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं नॉर्मली, पर उसमें से 3 कैटेगरीज क्लास 11, 12 और नीट के स्ट्रक्चर्स में हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकंड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
देन टर्शियरी स्ट्रक्चर। बस यहीं तक है कोर्स में, टर्शियरी तक। ओके, तो टर्शियरी यानी टर्ट बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऐसे ही ओपन चेन के फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई एक लॉन्ग सीरीज होती है पूरी की पूरी, और एक सिंपल स्ट्रक्चर में आप इसको देख सकते हैं यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और अलग अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं अल्फा हेलिक्स हेलिकल मॉडल में, और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। टर्शियरी में थोड़ा और मॉडिफाई होते हैं और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाते हैं। क्वाटरनरी यानी और एडवांस कैरेक्टर आने पे और भी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होके स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये इनकी बनावट के हिसाब से स्ट्रक्चर्स थे। फिर से समझते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बिल्कुल प्लेन लाइन के थ्रू बनते हैं, जैसे कि ये बॉन्ड बनते हुए चले जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैं फिगर भी शेयर करता रहूँगा, आप देखते रहिए। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड होते हैं। बीटा प्लीटेड शीट पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। टर्शियरी उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होती है, कोई नया एडिशन नहीं होता, बस वो घूमते हुए चले जाते हैं, वो फोल्ड होते हुए चले जाते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन्स का आपने डिफरेंशिएशन या सीधे सीधे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन देखा। अब प्रोटीन अपने फंक्शन और अवेलेबिलिटी यानी जो टारगेट पोजीशन है या उनकी स्पेसिफिक नेचर है उसके हिसाब से भी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया है। ये क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की सॉल्युबिलिटी, उसकी अब तक की नोन फिजिकल और केमिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे किया है। ये 3 तरह से सिंपली क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। तो जो सिंपल प्रोटीन होते हैं जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो इनसे केवल अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं जुड़ा होता है। दूसरा, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा नॉन एसिडिक ग्रुप्स जुड़े होते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जुड़े होते हैं। देन डेराइव्ड जो प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उनसे बने हुए अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स से थोड़े क्या बोलते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट स्टिल दे आर कॉम्प्लेक्स, और वो उनकी डेरिवेशन की वजह से बनते हैं। तो ये डेराइव्ड्स होते हैं। पेप्टॉन्स और प्रोटीनोसिस जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स में से एक हैं। अब ये 6 टाइप के हो सकते हैं सिंपल, और कॉन्जुगेट भी 6 टाइप के हो सकते हैं। डेराइव्ड आर सिंपली डेराइव्ड, ये सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स हैं। दिस आर नॉट टाइप्स ऑफ द डेराइव्ड, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेराइव्ड। और यहाँ मैंने कोई एग्जाम्पल अभी नहीं लिखा है। तो सिंपल वन की शुरुआत करते हैं एल्ब्यूमिन से। एल्ब्यूमिन्स ऐसी सिंपल प्रोटीन है जो सॉल्टी और वाटर सॉल्यूशन की तरह थोड़ा ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह दिखता है। हीट करने पे कोगुलेट हो जाता है, यानी थक्का बन जाता है, कोगुलेट हो जाता है। और एग का जो आपने एग देखा होगा तो उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है दैट इज एल्ब्यूमिन। ओके, इज इट क्लियर? इसी तरह से ब्लड के सीरम में भी कुछ एल्ब्यूमिन्स पाए जाते हैं, जिसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं अल्फा अमाइलेज। तो इस एंजाइम को याद कर लीजिए, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि अल्फा अमाइलेज सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन है या डेराइव्ड प्रोटीन है। आंसर आपको पता है क्या करना है, आंसर है कि ये एक सिंपल प्रोटीन है। दूसरा, ग्लोबुलिन्स भी लगभग एल्ब्यूमिन्स की तरह होते हैं, लेकिन ये वाटर में डिजॉल्व
ग्लोबुलिन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, ये वीक एसिड या वीक बेस में जाके इजिली डिसॉल्व हो पाते हैं। तो ये ग्लोबुलिन्स की खास बात है। बाकी नाम से भी आपको समझ में आ जाते होंगे कि ये एल्ब्यूमिन्स है, ये ग्लोबुलिन्स है। ग्लोबुलिन्स भी जैसे गर्म करने पे जैसे एल्ब्यूमिन कोगुलेट हो जा रहे थे, वैसे ही आपके ग्लोबुलिन्स भी कोगुलेट हो जाते हैं। ओके, तो मसल्स की जो प्रोटीन होती है मायोसिन, ग्लोबुलिन्स का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है ग्लूटेलिन्स। ग्लूटेलिन्स सीरियल्स में पाए जाते हैं, जो अनाज होते हैं ना वहाँ पे पाई जाती है जो प्रोटीन, उसको हम ग्लूटेलिन्स कहते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल आप सीरियल में पाई जाने वाली जितनी प्रोटीन है, या आप सीरियल प्रोटीन भी कह सकते हैं ग्लूटेलिन को। ग्लूटेलिन की खास बात ये है कि ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है, 100% इनसॉल्युबल एंड स्पेरिंगली और वेरी वीकली सॉल्युबल इन एसिड और बेस। देन प्रोलामिन्स की बात करते हैं। तो प्रोलामिन जो है ये भी वाटर में बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन 70 से 80% अगर इथेनॉल प्रोवाइड किया जाए तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं। यानी ये इथेनॉल 70 से 80% इथेनॉल में ये सॉल्युबल होते हैं। अब प्रोलामिन्स क्या होते हैं कि जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं ना, तो ये प्रोलीन प्लस अमीन को फ्री करते हैं, इसलिए प्रोलामीन कहते हैं। प्रोलीन और अमीन को फ्री करते हैं हाइड्रोलाइज होने पे। तो जो जौ में हॉर्डीन होता है या जीएमएस में जीन होता है, इसी तरह से आप कह सकते हैं ग्लियडीन होता है गेहूं में। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आते हैं प्रोलामीन्स के। ठीक, देन हिस्टोन्स। अब हिस्टोन्स के बारे में तो बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो बिना हिस्टोन के, हिस्टोन प्रोटीन के आपका स्ट्रक्चरल जो क्या होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोन ही हैं जो डीएनए की पैकेजिंग का काम करते हैं। हिस्टोन्स अलग अलग होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4 आप जानते हैं, और इसमें से H2A, H2B, H3, H4 कोर प्रोटीन बनाते हैं और H1 उन्हें बांधने का काम करता है। सो दिस आर हिस्टोन्स। देन प्रोटामिन्स। अब नाम देख के भी लग रहा होगा कि प्रोटा प्लस अमीन। ओके, तो प्रोटामिन्स भी हिस्टोन्स की तरह ही न्यूक्लियस में पाए जाने वाले में से सिंपल प्रोटीन्स में से एक है। ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, और ये बेसिक टाइप के होते हैं नॉर्मली। लेकिन इसमें टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन थोड़े कम मिलते हैं, या ये कहिए कि ऑल टुगेदर ये एब्सेंट ही होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर और डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिंपल वन। नाउ कॉन्जुगेट की बात करते हैं। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि एक सिंपल स्ट्रक्चर में साथ में कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप भी जुड़े होंगे। तो ये प्रोटीन तो है, लेकिन क्या है इसके साथ? न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसमें न्यूक्लिक एसिड भी फ्री होगा और प्रोटीन का पार्ट भी अलग होगा। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये जब फ्री होगा तो इसमें एक ग्लाइको पोर्शन होगा, यानी म्यूसिन लाइक स्ट्रक्चर फ्री होगा, और एक प्रोटीन का पार्ट फ्री होगा। लिपोप्रोटीन जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो एक लिपिड का पोर्शन फ्री होगा, एक प्रोटीन का पोर्शन फ्री होगा। क्रोमोप्रोटीन जब ये अलग होंगे तो क्रोमो वाले स्ट्रक्चर्स, यानी जितने भी क्रोमो स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्लोरोफिल हो सकता है व्हाटएवर, वो अलग होंगे और प्रोटीन अलग होगा। मेटेलोप्रोटीन्स, बहुत सारे मेटेलोप्रोटीन हैं, प्लांट में तो बहुत सारे हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, और ह्यूमन बीइंग में भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेटेलोप्रोटीन में एग्जांपल में आप आयरन ले सकते हैं, Fe, इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक, तो मेटेलोप्रोटीन में Fe रिलेटेड, इसको क्या कहते हैं? फेरेटिन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी मेटल अलग होगा और प्रोटीन अलग होगा। देन फॉस्फोप्रोटीन्स, बिल्कुल ये तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी फॉस्फोरस वाला ग्रुप अलग होगा और प्रोटीन अलग होगा। और
डेराइव्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब ये कॉम्प्लेक्स वाले से ही सिंपल स्ट्रक्चर्स, ये भी प्रोटीन ही होते हैं, बस डेराइव्ड होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स वाले से ही बने होते हैं. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन on the basis of chemical and physical nature and solubility in water and their chemical composition. इसके अलावा प्रोटीन्स को फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में भी बांट दिया जाता है. वो उनके वो फाइब्रस नेचर के होते हैं या ग्लोबुलर नेचर के होते हैं, यानी उनकी भी अरेंजमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग है ना, तो उसी के हिसाब से फाइब्रस और ग्लोबुलिन बना दिया जाता है. अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे फाइब्रस जो होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी उनमें टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बड़े कम होते हैं, बाकी वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं. जैसे हमारा नाखून में जो प्रोटीन है केराटिन है ना बाल में, और इसी तरह से कोलेजन. जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं उनके टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बहुत ईजिली अवेलेबल है. इवन कहिए कि उनके टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो जो जितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, नाम से ही पता चल गया कि ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर होगा. इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG, ठीक है. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो हाईली कॉइल्ड हैं, टर्शनरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, और वो बेस्ट एग्जांपल हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के. सो ये सेक्शन अब यहीं पे फिनिश होता है. नेक्स्ट हम लिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और फिर आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में. थैंक यू वेरी मच.